हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोरेखा क्लासेस। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। ये आपका घटना चक्र का वीडियो है जिसमें आज मैं आपको हेरिडिटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। हेरिडिटी यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता होता क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, मदर फादर के जो कैरेक्टर्स बच्चों में आते हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हेरिडिटी बोला जाता है और जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स या आनुवंशिक लक्षण। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित हो रहे हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जा रहे हैं कैरेक्टर्स, उन्हीं को क्या बोला जाता है, आनुवंशिक लक्षण बोला जाता है। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रोसेस जो है वो हेरिडिटी कहलाता है। ये मैंने बता दिया आपको। आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले किसने किया था, मेंडल ने। ठीक है, किसने किया था, मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज सबसे पहले किया था। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किया था, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट। तो हेरिडिटी, फादर ऑफ हेरिडिटी किसे बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी। ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में पादरी थे। पहले ये क्या थे, चर्च में फादर का काम करते थे, मतलब ये पादरी थे चर्च में पहले। फिर इन्होंने वहां पर कई सारे प्लांट्स को देखा और प्लांट्स को देखने के बाद इनके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों है कि ये सारे कैरेक्टर, एक प्लांट जो हम ग्रो कराते हैं उसी के जैसे अगले जनरेशन में भी प्लांट ग्रो करते हैं या उनसे कुछ डिफरेंट प्लांट उन्होंने देखा। तो उन्होंने रिसर्च करने की सोचा, तो उन्होंने वहीं पर मटर के पौधे को ग्रो कराया और उस मटर के पौधे को कई जनरेशन तक ग्रो करा करके उसमें अलग अलग एचडी की जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर्स को देखा और उसके बाद उन्होंने अपना जो 3 लॉ थे उन्होंने उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद दिया। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों के तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित नियम, ये मैंने बताया कि 3 लॉ इन्होंने दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें ये था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था, इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो इनको कुछ डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स मिले और इस लॉ में उनको रेशियो जो मिला था वो 9:3:3:1 का रेशियो मिला था। ठीक है, 9:3:3:1। ठीक है, इनको अपने एक्सपेरिमेंट में पहला वाला एक्सपेरिमेंट जो था इसमें इनको 3:1 का रेशियो मिला था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, और दूसरा जो लॉ था इन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें इन्हें जो रेशियो मिला था वो 9:3:1 का रेशियो मिला था, 9:3:3:1 का। और तीसरा जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 3 लॉ इन्होंने दिया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो क्रोमोसोम के द्वारा जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं।
ये न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों को मिलाकर के न्यूक्लियर प्रोटीन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए के फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम बॉल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम का वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, बॉल्डेयर ने 1888 में। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। देखिए, डीएनए जो है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेरिडेटरी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मतलब डीएनए को जीन के फॉर्म में तब बोलेंगे जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, जीन के फॉर्म में। और यही जीन हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके पास कैरेक्टर्स को कोड करने के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो वही प्रोटीन क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करता है। मतलब ये जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, जीन के द्वारा किया जा रहा है। तो इसीलिए जीन को हम क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी यूनिट बोला जाता है। ठीक है, जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई किसे बोला जाता है, जीन को, हेरिडेटरी यूनिट। अभी जो मैंने बोला कि हेरिडेटरी यूनिट क्या होता है, जीन होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्रोमोसोम का नाम, क्रोमोसोम वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो वॉल्डेयर ने किया था। और हेरिडेटरी यूनिट किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हेरिडेटरी यूनिट क्या है, जीन है। ठीक है, ना तो क्रोमोसोम है ना तो डीएनए है, हेरिडेटरी यूनिट क्या है, जीन है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर कांस्टेंट रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। मतलब अगर ह्यूमन में अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम होता है। जैसे अगर कैट में है तो उसमें जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, उससे चेंज नहीं हो सकते। जैसे दो कैट है तो एक में क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, दूसरे में चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं होता, दोनों में सेम क्रोमोसोम नंबर ही होंगे। जैसे ह्यूमन है, हम हैं, हमारे मदर फादर हैं, इन सब में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। मतलब 46 क्रोमोसोम अगर हैं हमारी बॉडी में तो वो 46 क्रोमोसोम ही हर किसी ह्यूमन में रहेंगे। अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज होता है तो वो चेंज डिफेक्ट कहलाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स ह्यूमन में होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे डॉर्फिज्म या डॉर्फिज्म के करेक्टर्स आ जाते हैं, या हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है। इस तरीके से बहुत सारे डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में देखने को मिलते हैं। वो किस वजह से, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने की वजह से। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीवों का अनुक्रम जो है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। मतलब जो सीक्वेंस होता है डीएनए में, जीन्स का जो सीक्वेंस होता है वो क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। और ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये सिंगल कभी भी काम नहीं करेंगे। जैसे अगर कोई कैरेक्टर है, उसके लिए मान लो अगर हेयर कलर है तो किसी की बॉडी में अगर ब्लैक कलर का हेयर है तो उसकी बॉडी में ब्लैक बी, अगर मान लो उसे डिनोट करते हैं बी से, बी जीन से, कैपिटल बी। और किसी में अगर स्मॉल बी, यानी कि अगर ब्राउन हेयर कलर है उसे मान लो हम ब्राउन कलर के लिए स्मॉल बी से डिनोट करते हैं उसे, तो ये जो करेक्टर्स आएंगे वो या तो कैपिटल बी के फॉर्म में, यानी कि करेक्टर्स क्या होंगे, या तो डोमिनेंट के कंडीशन में होंगे। मतलब हेयर, बच्चे में जो हेयर कलर आएगा वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई जाती है तो दोनों की वजह से जो करेक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, या तो कैपिटल बी फॉर्म में आएंगे, या स्मॉल बी फॉर्म में आ सकते हैं, या कैपिटल बी स्मॉल बी के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से करेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक तो डोमिनेंट कंडीशन होगी यानी कि ब्लैक कलर ही आए, एक रिसेसिव, कंप्लीटली रिसेसिव कंडीशन होगी यानी कि कंप्लीट ब्राउन कलर ही आए, या तो फिर दोनों मिक्स करेक्टर्स आ सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी के फॉर्म में। इसका मतलब ये जीन जो है वो सिंगल प्रेजेंट नहीं हुआ, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हुआ,
पेयर के फॉर्म में, और इस पेयर को क्या बोला जाता है? एलिल बोला जाता है। ठीक है, एलिल। इसे क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व, ये तो बता दिया मैंने। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? मैकक्लिंटॉक ने किया था। ठीक है, मैकक्लिंटॉक। जंपिंग जीन के बारे में किसने बताया था? मैकक्लिंटॉक के बारे में बताया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जंपिंग जीन की डिस्कवरी मैकक्लिंटॉक ने किया था, बारबरा मैकक्लिंटॉक। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किया था? मेज प्लांट पर किया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे, स्पॉट्स पाए जाते हैं। नए प्रयोग, मक्का के दाने पर कुछ स्पॉट्स पाए जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल या ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, ये सब तो नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया, मतलब जब उन्होंने स्पॉट्स देखा, उन कैरेक्टर्स, नए नए कैरेक्टर्स देखे, उन पर कुछ स्पॉट्स देखा, तो ये पाया कि एवरी सेल्स में डीएनए के कुछ क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, डीएनए के कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे क्या बोला जाता है? ट्रांसपोजॉन्स बोला जाता है। इनका डेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है ये कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए व आरएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स दो तरीके का होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा? शुगर और फॉस्फेट आएगा, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में शुगर एंड फॉस्फेट आएगा, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। नाइट्रोजनल बेसेज यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसेज, ये मैं बताऊंगी आपको डीएनए जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। नाइट्रोजनल बेसेज में प्यूरिन और पिरिमिडीन दो टाइप के बेसेज होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में मिला के पाए जाते हैं, और पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, साथ में फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, इन तीन चीज़ों से मिलकर के डीएनए हमारा बना होता है, डीएनए या आरएनए। तो प्यूरिन बेस में कौन कौन से आते हैं? तो प्यूरिन बेस में आता है एडेनिन और ग्वानिन। ये एडेनिन और ग्वानिन जो है ये डीएनए और आरएनए दोनों में समान होते हैं। और पेरिमिडीन बेस में आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन, यानी कि यूरेसिल की जगह पर क्या आ गया? डीएनए में थाइमिन आ जाता है। ठीक है, तो चार तरह के नाइट्रोजन बेसिस डीएनए में पाए जाएंगे। एक होता है क्या? डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चार तरह के आरएनए में पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेसिस, और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ पर डीएनए में यूरेसिल की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? थाइमिन। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज तथा आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम
स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक मिश्र का नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि तब के टाइम में ये था कि जो फीमेल थी उनका बहुत ज़्यादा, अगर किसी भी फील्ड में वो काम कर लेती थी तो उनके काम को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता था। तो इसलिए फ्रेडरिक जो थी वो फीमेल होने की वजह से इन क्योंकि डीएनए को की खोज सबसे पहले इन्होंने ही किया था, लेकिन इनके नाम को कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग लेना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इनका नाम कहीं पर देखने को नहीं मिलता, जबकि फ्रेडरिक ही मेन है जिन्होंने डीएनए की खोज की थी 1869 में। ठीक है, तो सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। डीएनए से आरएनए का बनता है प्रोटीन की सिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दो तरीके की प्रोसेस होती है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन पहली प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोला जाता है। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, रिवर्स मतलब आरएनए से डीएनए बन जा रहा है तो रिवर्स प्रोसेस हो जा रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भाग लेता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, नाम बहुत सिंपल सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, एज, ज़्यादातर एंजाइम के नाम के लास्ट में आप देखेंगे कि उसमें एज लगा रहता है लास्ट में। ठीक है, फिर एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है, और इसी की वजह से एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी जिनकी एक्सरे की खोज के टाइम पर ही डेथ हो गई थी। वो कौन सी थी ये आप खुद सर्च करना, तो शायद आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, ये आपको पता ही है। फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? कौन है? मेंडल। ये मैंने पहले ही बता दिया है। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? पी प्लांट पर। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, इसीलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, ये भी नाम बिल्कुल सेम सा है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, और ये उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था ड्रोसोफिला स्वीट पी, साफ साफ लिखा हुआ है, गार्डन पी। ठीक है, मटर। स्वीट पी अलग है और गार्डन पी अलग होता है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पी प्लांट पर, जो हम लोग खाते हैं, मटर। मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर, तो उन्होंने कितने टाइप के कैरेक्टर्स को देखा था? 7 टाइप्स के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप के कैरेक्टर्स को अपने अध्ययन में पाया था उन्होंने कौन कौन से लॉ दिए थे? तो पहला लॉ है प्रभाविता का नियम, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? जाहिर सी बात है, मैपिंग का संबंध है तो किससे होगा? और जीन मैपिंग है तो यानी कि जीन के चित्रण से। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, कौन ले जाता है? राइबोसोम द्वारा? बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम द्वारा हो सकता है, प्लाज्मा द्वारा बिल्कुल भी नहीं, लाइसोसोम द्वारा बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन लेके जाता है क्रोमोसोम हमारा? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम में। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि ये जिस सेल में रहता है उस सेल को ही किल कर देता है। ठीक है, फिर अब ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं दिया है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमैटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है? पहले ये जब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम तो इसे क्रोमैटिन थ्रेड बोला जाता है, लेकिन जब ये सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपस में बहुत कंडेंस्ड होकर के थिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। लिखा है साफ साफ कि यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के पार्ट्स हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रेट्रोवायरस या रियोवायरस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? मेंडल, सूटन एंड बॉवेरी, मूलर एंड वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने तो क्रोमोसोम वर्ड दिया था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मेंडल ने क्या दिया था? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया था, तो ये भी नहीं होंगे। अब ऑप्शन में दो दिए हुए हैं, दो ऑप्शन, तो मूलर एंड सूटन एंड एवं बावेरी, तो इसमें से बी ऑप्शन सही है इसका, सूटन एंड बावेरी। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है जीन्स। जीन्स क्या है? डीएनए का एक भाग है, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए और एनए और हिस्टोन का एक भाग है, नहीं आरएनए। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का पार्ट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और डीएनए और हिस्टोन का भाग है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि डीएनए का पार्ट है क्या? जीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अधिकतर जीन्स के भाग हैं ये। कौन? जीन्स। तो इसका पहला हो गया आंसर। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन और प्रजनन। तो इसका सिंपल आंसर है, अभी लास्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन। अगर जीन में कोई भी चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन की वजह से म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो जो भी अगर मान लो कोई डिफेक्ट आता है बॉडी में तो वो हार्मफुल हो गया, लेकिन अगर उसके वजह से बॉडी हमारी अगर कोई चेंज करती है और एक नई बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट होती है जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है ये सारी प्रोसेस, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? बेनिफिशियल हो गया। तो इस तरीके से जो म्यूटेशन होता है वो हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। हेरिडिटरी यूनिट मैंने बताया क्या होता है? जीन होता है। ना तो डीएनए होगा, ना तो क्रोमोसोम होगा, ना तो न्यूक्लियस होगा, जीन होगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र क्या होते हैं? आयु के साथ बढ़ती है, बिल्कुल गलत। आयु के साथ घटती है, बिल्कुल गलत। स्थिर रहती है, ये सही है, क्योंकि हर स्पीसीज में, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, कि हर स्पीसीज में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, लेकिन एक ही स्पीसीज है अगर तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है?
तो कौन उत्तरदायी है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, आरएनए, डीएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं, मैक्लिंटॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता है? एडेनिन, टायरोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो टायरोसिन, क्योंकि एडेनिन भी नाइट्रोजन बेसेस में आता है, तो जाहिर सी बात है ये अमीनो एसिड है। और ग्वानिन ये भी अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। साइटोसिन ये भी नाइट्रोजन बेसिस में आता है, तो ये भी फॉर्म करेगा। बस एक टायरोसिन जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ये क्या होगा? ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। ठीक है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। अब टायरोसिन होता क्या है? तो टायरोसिन भी अमीनो एसिड है, लेकिन ये कैसा अमीनो एसिड है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। ये टायरोसिन नामक अमीनो एसिड डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, ये कंपाउंड तो है लेकिन ये अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबो। इसीलिए इसे ये डीएनए का फुल फॉर्म भी है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। वैसे तो देखा जाए डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक ने किया था, लेकिन एक मिनट, हाँ, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, क्योंकि फ्रेडरिक ने किया था यहाँ पर, क्योंकि फ्रेडरिक का नाम नहीं है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डबल हेलिकल मॉडल दिया था। ठीक है, लेकिन डीएनए की डिस्कवरी किसने किया था? सबसे पहले फ्रेडरिक ने किया था। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये आ गया, तो इसका ऑप्शन पहले ही बता दिया मैंने, वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए। आरएनए राइबोजाइम्स भी कहलाते हैं। राइबोजाइम्स अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रियाओं रिएक्शन को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आरएनए के इस उत्प्रेरक कैटालिटिक प्रॉपर्टी की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा अल्टमान को नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? एक्सरे तकनीक, ये पहले ही बताया मैंने कि जो एक्सरे टेक्निक के लोग होते हैं उनमें ये खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कल। ठीक है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।